हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल चैप्टर, 10th क्लास का 10th चैप्टर। वाह व्हाट ए कॉम्बिनेशन, 10th क्लास 10th चैप्टर। चलो ठीक है। तो सर्कल वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम आते हैं इसके, और छोटा सा चैप्टर, बिल्कुल छोटा सा, लिटिल छोटू मोटू, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। ठीक है, आज मैं अपने इसमें आपको बेसिक और उसके बाद इसकी जो दो थ्योरम्स है वो करवाने वाली हूँ पूरी अच्छी तरह से, और इसमें कौन से कंसेप्ट यूज होंगे 10 चैप्टर के अंदर वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक सबसे पहले क्या है, ये एक कर्व पॉलीगन है जिसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता। ये ऐसा मतलब क्लोज फिगर है जिसका कोई कॉर्नर नहीं होगा। देख सकते हो इसका कोई कॉर्नर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जो चीजें आप लोग को आई एम श्योर पता है, पहले मैं वही बताऊंगी। जो इसकी बाउंड्री होती है ये, इसे हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, और जो ये बीच का एरिया होता है इसे हम एरिया बोलते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस सी का फॉर्मूला होता है 2πr एंड इसका फॉर्मूला होता है πr²। अब यहाँ पे बात आती है कि r क्या होता है। सर्कल का जो बिल्कुल सेंटर का पॉइंट होता है, जो कहीं से भी आप सर्कल से मेजर कर लो सेम डिस्टेंस पे रहेगा, वो होता है सेंटर। सेंटर सेंटर से आप कहीं भी कोई लाइन ड्रॉ कर लो वो इक्वल होगी, उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, और ये ऑलवेज इक्वल होता है, इसे r से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और एक सर्कल के अगर कोई दो पॉइंट को कोई ज्वाइन करते हुए लाइन ले लें तो उसे हम कोड बोलते हैं। ठीक है, और अगर यही कोड सेंटर में से पास हो जाए तो इसे हम डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, और डायामीटर जो है सबसे लॉन्गेस्ट कोड भी होती है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपके एमसीक्यूज में और केस स्टडी में काफी काम आती हैं, तो इसलिए इनको भी समझना बहुत जरूरी होता है। और मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि रट्टा नहीं लगाना, समझना है, और अगर समझना है तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है, बेसिक अच्छे तरह से किया होना जरूरी है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। और जो डायामीटर होता है उसमें आप देख सकते हो एक और एक दो रेडियस होते हैं, यानी रेडियस का डबल होता है। और अगर आपको रेडियस निकालना है तो d/2 फाइंड कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसा होता है कि सर्कमफ्रेंस दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखा, और आपको फाइंड करना है, तो आप इससे कैसे फाइंड कर सकते हो। c होता है 2πr, और अगर आपको r निकालना है तो 2π को नीचे ले आए। अगर पाई की वैल्यू तो पता ही होगा, पाई की दो वैल्यूज होती है, 22/7 एंड 3.14। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम की यूज होती है। ठीक है, तो अगर आपको सर्कमफ्रेंस दे रखा है और रेडियस फाइंड करना है, तो जो भी सर्कमफ्रेंस दे रखा होगा उसको 2π से नीचे डिवाइड कर दो तो आपका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। और अगर आपको एरिया दे रखा है और रेडियस फाइंड करना है, वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो πr² एरिया होता है, तो r² एरिया अपॉन पाई हो जाएगा, और r हो जाएगा रूट एरिया अपॉन पाई, यानी एरिया अपॉन पाई करके उसका रूट निकालो तो आपका रेडियस निकल जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें। अब हम आते हैं कि आपके जो 10th क्लास में जो सर्कल है उसके हिसाब से कुछ बेसिक चीजें, ठीक है, वो हम कर लेते हैं। यहां पे मैंने 3 टाइप से एक जो लाइन है वो ड्रॉ की है। एक जो कहीं टच नहीं कर रही है सर्कल को, एक जो किसी एक पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, एक जो उसे कट करते हुए जा रही है, पास आउट हो रही है। ठीक है, जो कहीं कट नहीं कर रही है उसका कोई लेना देना नहीं है। देखो यहाँ पे वो काफी सारी इनफाइनाइट लाइन्स होती है, इसका सर्कल से कोई लेना देना नहीं होता, तो इसे हम कह देते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है। ठीक है, ये जो लाइन होती है जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, इसे बोलते हैं टेंजेंट लाइन। जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी। ओके,
जो 2 पॉइंट के ऊपर कट करते हुए जा रही है ये होती है सीकेंट, इसे सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट पे टच नहीं कर रही, 2 पॉइंट पे कट करते हुए इंटरसेक्ट करते हुए पास आउट हो रही है, ये होती है सीकेंट। ओके, ठीक है। तो इसके आगे करने के लिए हम क्या कुछ छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए, वो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, क्योंकि उनसे आपको क्या बेसिक और आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना तो ज़्यादा समझ में आता है, तो उस टाइप के हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो करते हैं क्वेश्चंस। तो हमने ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ले लिए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 क्वेश्चंस ले लिए हैं बेसिक के ऊपर। इन्हीं क्वेश्चन का जब हम रिप्लाई करेंगे तो हमारा पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्या लिया है, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। अगर सर्कल है हमारे पास, सर्कल के ऊपर कोई एक सिंगल पॉइंट है तो इससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके देख लेते हैं। हम सिर्फ लर्न नहीं करेंगे, हमेशा बोला रट्टा नहीं लगाना है, समझना है तो हम बिल्कुल इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली है ए पॉइंट से। क्या हम इस पॉइंट से दूसरी कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? अगर मान लो मैं यहाँ से आते, ये तो सीकेंट हो गई, ये तो टेंजेंट हुई नहीं, सीकेंट हुई। और कोई ट्राई करके देख लेते हैं, इधर से ले लेते हैं, ये भी सीकेंट हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट से हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, क्लियर? तो जो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल। अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है, हमारे पास ये एक सर्कल है, इस सर्कल में हम कितनी टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल कर सकते हैं। मतलब एक अगर हमने टेंजेंट लिए तो उसके पैरेलल कितनी और टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पे ये एक टेंजेंट ले ली, टेंजेंट तो पता ना एक पॉइंट पे जो टच करती है, अभी समझाया था। ठीक है, अब इसके पैरेलल हम कितनी टेंजेंट ले सकते हैं, ये हमने, क्या हम कोई और टेंजेंट इसके पैरेलल खींच सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर हम इसके पैरेलल यहाँ से लेके जाएंगे तो वो सीकेंट हो जाएगी, वो टेंजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो इसके पैरेलल हम एक दूसरे के पैरेलल 2 ही टेंजेंट ऐसे खींच सकते हैं। हाँ, हम आपस में पैरेलल और खींच सकते हैं, यहाँ पे ले ले, इसके पैरेलल ले, यहाँ पे ले ले, इसके पैरेलल ले ले, वो इनफाइनाइट है। लेकिन आपस में कितनी पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हैं? तो वो 2 ही होंगी। ओके, ठीक है। हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू अ सीकेंट ऑन द सर्कल। अगर एक सर्कल में कोई सीकेंट है, मान लो ये मैंने एक सीकेंट ड्रॉ कर ली, अब इस सीकेंट के पैरेलल कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो करके देख लेते हैं। ये गई सीकेंट, पता ना कौन सी होती है, सीकेंट जो 2 पॉइंट पे कट करती जाती है, तो वो मैंने ले ली। अब ये और ये 2 पैरेलल जो हैं, पहले ये तो पता, तो पैरेलल क्या होता है ये पता है आपको? पैरेलल वो होती हैं जो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं और कभी मीट नहीं करती। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब इस सीक्वेंस के पैरेलल 1 और 2 मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। टेंजेंट ही होनी चाहिए क्योंकि हम टेंजेंट की ही बात करें, चैप्टर ही टेंजेंट के ऊपर है। ठीक है, और कोई भी टेंजेंट अगर हम इनके पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वो सीकेंट ही हो जाएगी, वो टेंजेंट नहीं रहेगी। तो इसलिए क्या है कि इन एक सीकेंट के पैरेलल हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। अगर कोई सर्कल है हमारे पास, इसके अंदर, समझ में आता है, अंदर मैंने एक पॉइंट ले लिया, अब इससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? हम इस पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर रख के देखते हैं, क्या ये एक टेंजेंट है? नहीं, ये तो एक सीकेंट है क्योंकि 2 पॉइंट पे कट करते हुए निकल रही है, तो ये तो एक सीकेंट है, ये टेंजेंट तो है नहीं क्योंकि टेंजेंट कहीं एक पॉइंट पे सिर्फ टच करती जाएगी। कोई और ढंग से हम खींच सकते हैं? नहीं। तो अगर कोई पॉइंट इनसाइड है सर्कल के तो उससे हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, इसे हम जीरो लिखेंगे कि 0 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, ये ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं?
ये पहले भी हम कर चुके हैं कि सर्कल के ऊपर एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। तो इस यहाँ पे आ जाएगा 1, अगर इनसाइड है तो 0, ऑन है तो 1। तीसरा पॉइंट है अगर उसके आउटसाइड कोई पॉइंट आता है, सर्कल के आउटसाइड मैंने यहाँ पे ये एक पॉइंट ले लिया कहीं दूर, ठीक है, कोई ले लिया आउटसाइड, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, कहीं भी ले लिया। अब इससे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं करके देख लेती हूँ। और कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती, यानी कि अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है सर्कल के तो उससे हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर आया? इनसाइड कोई पॉइंट है तो उससे 0 टेंजेंट, ऑन है तो 1, आउटसाइड है तो 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, ये सारे पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इससे हमारा ये बेसिक क्लियर होता है। तो अब हम करेंगे थ्योरम 10.1 एंड 10.2। ओके, वन जो थ्योरम है वो क्या कहती है, वो कहती है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास सर्कल है, इसके ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली। टेंजेंट ध्यान है ना कि टेंजेंट जो एक पॉइंट पे टच करती हुई निकलती है, या कह सकते हो छू के निकलती है जो सर्कल को, ठीक है। तो ये हमने एक्स वाई एक टेंजेंट ले लिया और जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है, जिस पॉइंट पे ये टच कर रही है, उसे हम P ले लिया है। P इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या है? एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका ये सेंटर ले लेते हैं और सेंटर से हम OP को ज्वाइन कर देते हैं। तो क्या बोला है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट है, इज परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि जो राइट एंगल बनाती है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। कहाँ है परपेंडिकुलर? कहाँ है? ठीक है, टू द रेडियस, वो रेडियस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब कौन से रेडियस पे? क्वेश्चन ये आता है कौन से रेडियस पे? रेडियस तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। तो कौन से रेडियस पे? वो रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो रेडियस जा रहा है। बात समझ में आई कि टेंजेंट के ऊपर रेडियस जो है परपेंडिकुलर होगा। कौन सा रेडियस? जो उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जा रहा है। तो हमें यहाँ पे अब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जाने वाला रेडियस ये है। वैसे तो देखो ये बहुत सारे रेडियस हैं, लेकिन कौन सा रेडियस इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा? इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा वो रेडियस जो इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के थ्रू जा रहा है। यानी कि ये हमें प्रूव करना है कि यानी कि हमारा जो टू प्रूव है वो क्या है? OP जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे, ठीक है। गिवन हमें है कि एक्स वाई इज अ टेंजेंट टू द सर्कल which touch the circle at point P पे टच कर रही है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन पता है ना, 9th क्लास से हम ये चीज सीख लेते हैं। ये फॉर्मेट पहले गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, कंस्ट्रक्शन जो हम अपनी कंस्ट्रक्शन क्या होती है? जो हम अपनी तरफ से चेंजेस करते हैं वो कंस्ट्रक्शन होती है। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन लेने वाले हैं, टेक पॉइंट A ऑन टेंजेंट एक्स वाई टेंजेंट के ऊपर हम एक पॉइंट A लेने वाले हैं, ठीक है, एंड विच इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट Q, जो सर्कल को हाँ, इससे पहले आप क्या आ जाएगा? इससे पहले आ जाएगा ज्वाइन AO
which intersect circle at Q। ए ओ को हम ज्वाइन कर देते हैं जो सर्कल को क्यू पे कट कर रहा है। तो ये हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन ली है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ में क्या आएगा कि हमें देखो दिख रहा है कि जो ओ ए है वो ओ पी से ग्रेटर है, क्यों है ग्रेटर, नहीं सॉरी, ओ ए जो है वो ग्रेटर है ओ क्यू से। ये तो आपको क्लियर कट है, इसमें तो लॉजिक बात है, ठीक है। इसमें तो कोई वो नहीं है, ओ ए जो है ओ क्यू से ग्रेटर होगा, ठीक है, ओ ए। अब क्योंकि हमें पता है कि जो ओ क्यू है वो सर्कल के ऊपर कट कर रहा है, तो ये एक तरह से रेडियस हो गया, रेडियस हो गया। सेंटर से कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर आता है उसको हम ज्वाइन करते हैं तो वो रेडियस होता है, तो ये रेडियस हो गया। अब ओपी भी रेडियस है, हमें पता है ओपी भी रेडियस है, ठीक है। तो इन दोनों से ओ क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा ओपी के, क्लियर है। ओ क्यू भी रेडियस है, ओ पी भी रेडियस है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओ क्यू की जगह अगर ओ पी लिख दे तो कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों रेडियस है, तो हम लिख सकते हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो रेडियस दोनों इक्वल आने से ये जो हमारा प्रूफ है इसको हम ध्यान से रखते हैं। अब मैं ऐसे करती हूँ, एक और कोई पॉइंट ले लेती हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे बी पॉइंट ले लिया और इसको यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब आपको दिख रहा है जो ओ बी है, ओ बी है वो भी रेडियस से बड़ा आ रहा है, क्योंकि रेडियस यहीं तक आ रहा है तो इतना बड़ा आ रहा है, तो ये भी ओ बी भी ओ पी से बड़ा होगा, होगा, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं तो वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा, ओपी के इक्वल आ जाएगा, तो इतना बड़ा है ओपी, तो उससे बड़ा है। चलो मान लिया हम इस साइड कोई पॉइंट ले लेते हैं, हमने ले लिया सी, लिया सी। अब दिख रहा है इतना बड़ा है ये भी रेडियस से, तो ओ सी जो है, मतलब यहाँ पे मान लो मैंने ओ सी जो है वो ग्रेटर देन है ओ आर से, ठीक है। अब हमें पता है जो ओ आर है वो भी रेडियस है, दिख रहा है हमें, ठीक है, तो ये रेडियस है। अब ओपी भी रेडियस ही है, ये हमें ऑलरेडी पता है, तो ओ आर ओपी के इक्वल आ गया क्योंकि दोनों रेडियस है, तो हम यहाँ पे ओ आर की जगह ओपी पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो ओसी है ओपी से बड़ा हो गया। अब आप बोलोगे मैम आप सम करवाओ ना, थ्योरम करवाओ, ये क्या करवा रहे हैं। एक्चुअली इस थ्योरम को ऐसे ही प्रूव करना है क्योंकि एक लॉजिक के ऊपर बेस्ड है चीज, और वो लॉजिक हमें वैसे समझ में आता है लेकिन उसको प्रूफ हमें इसी तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप देखना लास्ट में जाके ये थ्योरम इसी चीज के ऊपर प्रूफ होगी। तो अब हम ऐसा करते हैं, एक और पॉइंट ले लेते हैं, लास्ट एक और पॉइंट हमने डी ले लिया, अब ये एस पे कट कर रहा है। अब हमें दिख रहा है जो ओडी है वो ग्रेटर देन है ओएस के, अब ओएस भी ओपी के इक्वल है, तो अब यहां से आपको दिख रहा है कि टेंजेंट के ऊपर यहाँ 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 जहां मर्जी हम कोई भी पॉइंट ले लें, वो ओपी से उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो ओपी से बड़ा ही आता है। ये हमने देख लिया, ठीक है, ये हमने देख लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट के मतलब जो टेंजेंट है वो सेंटर से उसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ओपी, क्योंकि बाकी सारे डिस्टेंस उससे बड़े आ गए। मैं आपको एक और पॉइंट, चलो हम बिल्कुल ओपी के जस्ट यहाँ पास में लेके देख लेते हैं। ये सर्कल ऐसे जाएगा, मान लो हमने यहाँ ले लिया, अब ये भी पॉइंट का डिस्टेंस आप देख रहे हो इतना ओपी से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर वी कैन से OP is the shortest distance of XY from center, from the center of the circle। मतलब जो OP है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, अगर किसी लाइन का किसी पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाए
तो वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक तो ये we know shortest distance of line from a point is perpendicular to the line। ठीक है, हमें पता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसे हम क्या किस रिजल्ट में पहुंच गए कि जो ओपी है वो एक शॉर्ट यानी परपेंडिकुलर है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो है ही, हमने ऊपर प्रूफ कर ही दिया। तो ये एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर है, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो मतलब इस थ्योरम में एक्चुअली क्या है, ये थ्योरम ऐसे ही आपको प्रूफ करनी है कि इस थ्योरम का एक्चुअली ये लॉजिक है कि जो टेंजेंट के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उससे ये डिस्टेंस छोटा, मतलब हमें ये परपेंडिकुलर प्रूफ करना था। हमें पता है ये परपेंडिकुलर है, लेकिन हम इसे प्रूफ कैसे करें। तो प्रूफ करने के लिए हमें इस लॉजिक को यहाँ पे अलग अलग ढंग से प्रूफ करना पड़ा कि हम टेंजेंट के ऊपर कोई भी पॉइंट कहीं भी ले रहे हैं, वो उसका जो डिस्टेंस है वो ओपी से बड़ा ही आ रहा है, यानी ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस निकल गया, सबसे शॉर्टेस्ट आ रहा है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसलिए वो परपेंडिकुलर है। इसे इसी तरह अब ये जो कंसेप्ट है कि अगर मान लो जैसे मान लो कोई भी सर्कल है, उसके ऊपर कहीं भी कोई टेंजेंट आ जाए तो रेडियस जो होगा वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस आएगा। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपका पूरा 10th चैप्टर में यूज होने वाला है। अभी हम इसके बेस्ड कुछ सम भी करने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं इसके बेस्ड 1-2 सम करवाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं 10.2 थ्योरम का इसी तरह प्रूफ करवाने वाली हूँ और साथ में उसके बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम इसी के बेस्ड इसके बाद में एक सम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने जो सम लिया है आपका 10.2 का फोर्थ सम है। इस पे हम जो आपकी 10.1 थ्योरम हमने अभी की है वो अप्लाई करेंगे। में क्या दे रखा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और क्या बोला है, टेंजेंट एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, मतलब दो टेंजेंट्स हमें दे रखी हैं। कैसे दे रखी हैं, टेंजेंट्स हमें पता है ये जो टच करके जाती हैं, ये दो टेंजेंट्स हमने ले ली हैं। ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं ये एक डायामीटर के एंड पे हैं, मतलब इन टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है वो डायामीटर है। ठीक है, वो डायामीटर है। तो टेंजेंट्स हम ले लेते हैं P, Q, R एंड S। टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर, ये डायमीटर है, डायमीटर के एंड पे दो टेंजेंट ड्रॉन की हुई है ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें करना है कि ये जो टेंजेंट्स है यानी कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस के, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें अपना 10.1 थ्योरम का कंसेप्ट याद रखना है। क्या कंसेप्ट है वो, कि जो रेडियस है, जो रेडियस है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आने वाला रेडियस वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप देख सकते हो इधर ये डायामीटर है तो ओ ए एक रेडियस है, ओ ए रेडियस है, ये टेंजेंट है, ओ ए रेडियस है, ये टेंजेंट है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, क्या होगा 90 डिग्री। यही हमारी 10.1 थ्योरम बोलती है। सेम ये रेडियस और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये टेंजेंट, तो ये क्या होगा 90 डिग्री। इसमें कोई वो है 10.1 थ्योरम हमें यही कहती है प्रूफ। ठीक है, 10.1 जो थ्योरम है वो क्या कहती है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज perpendicular to the radius
थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्या कहती है कि जो टेंजेंट होगी वो उस रेडियस पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आ रहा है उस पे वो परपेंडिकुलर होगी। तो ये हमने लिख दिया है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, हम इन एंगल को नाम दे देते, ये एंगल 1, ये एंगल 2। तो एंगल 1 जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल 2 भी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लगेगा हमारा एक सिंपल सा 9th क्लास का कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट लगेगा, पैरेलल लाइंस का को इंटीरियर एंगल। याद है ना, को इंटीरियर एंगल, जब दो पैरेलल लाइन होती हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो ये जो इंटीरियर एंगल में मतलब सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं, अगर पैरेलल लाइंस है तो इनका सम जो है वो 180 होता है। ये कंसेप्ट हमने किया था। तो यही कंसेप्ट अब यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, बिल्कुल उसका उल्टा, कि यहाँ पे हम को इंटीरियर एंगल का सम 180 कर देंगे। अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 है तो लाइंस क्या है, पैरेलल। तो इस तरह से हम ये लाइंस पैरेलल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आप देखो, आपको पता है एंगल 1 और एंगल 2 90 आया। अब अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 करें तो क्या आ जाएगा, 90 प्लस 90 क्या आ जाएगा, 180। बट ये क्या है, ये को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 आ गया तो लाइंस क्या हो गई, लाइंस हो गई पैरेलल। ठीक है, हो गई। अगर को इंटीरियर नहीं याद आता, को इंटीरियर बहुत बच्चों को भूल जाता है, तो एक इससे और इजी कंसेप्ट है, अल्टरनेट एंगल। याद है, जो जेड बनाते हैं वही कंसेप्ट। देखो जरा यहाँ देखो, ये एंगल 1 है, मान लो इसको मैंने एंगल 3 ले लिया, ये एंगल 290 है, तो ये भी, क्योंकि ये भी रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आ रहा है, 90 बनाएगा। क्लियर है, रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 बनाएगा, ये 90 बनाएगा। 1 और 2 कौन से है, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, देख रहे हो, जेड बन रहा है, यही था हमारा। देखो दिस ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये दोनों भी एंगल 1 जो है एंगल 2 के एंगल 3 के इक्वल है, 90 डिग्री। बट these are alternate interior angle, therefore PQ parallel RS। तो जो कंसेप्ट आप लगाना चाहो वो लगा लो, लेकिन एक कंसेप्ट जरूर लगा है, वो है 10.1 थ्योरम का, कि टेंजेंट लाइन पे रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल का हमने आज बेसिक किया और 10.1 थ्योरम किया, और उसके थ्योरम के कंसेप्ट के बेस्ड एक क्वेश्चन भी करा दिया ताकि आपको थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाए। और इस थ्योरम की स्टेटमेंट डेफिनेटली लर्न करना, क्योंकि काफ़ी जगह यूज होगी और थ्योरम प्रूफ करनी भी आ सकती है। इसी तरह थ्योरेटिकल फॉर्म में ही आपको उसको प्रूफ करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट मैं क्या लाने वाली हूँ, 10.2 थ्योरम जो हमारी बच गई है। 10.2 थ्योरम इसके पार्ट 2 में आएगी, 10.2 थ्योरम, और 10.2 थ्योरम के साथ उसी कंसेप्ट के बेस्ड कुछ सम मैं करवाने वाली, ताकि वही 10.2 थ्योरम भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद जो इसकी 10.1 एक्सरसाइज है और 10.2 एक्सरसाइज है, हाँ मैंने एक दो सम थ्योरम का कंसेप्ट समझाने के लिए करवा दिया, लेकिन बाकी जो इसके क्वेश्चंस रह जाएंगे उनका भी एक एक वीडियो मैं लाने वाली हूँ पार्ट 3 और पार्ट 4 में। ठीक है, तो डेफिनेटली देखना। और उसके साथ आपका जो एनसीईआरटी का पार्ट है सर्कल का, वो आपको पूरी तरह 100%, इसकी 2 एग्जाम्पल्स भी हैं समझने वाली, सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल, तो वो भी मैं पूरा कवर करने वाली हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी सर्कल चैप्टर में। ओके, तो